आज हम भारतीय कानून के तहत संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इंडियन पीनल कोड की उन धाराओं को समझाते हैं जो इन अपराधों से जुड़ी हैं। लेकिन आज का मिशन सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। हम एक तरह से क्या कहते हैं, एक अपराधी के दिमाग का सफर करेंगे। ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हाँ, मतलब कैसे एक छोटी सी बेईमानी यानी चोरी से शुरू होकर बाद धमकी यानी वसूली तक पहुंचती है, और फिर उससे भी आगे। हाँ, फिर हिंसा यानी लूट, और फिर एक पूरा का पूरा गैंग यानी डकैती। ये सिर्फ अलग अलग अपराध नहीं है, बल्कि ये अपराध की गंभीरता की सीढ़ियां हैं। चलिए इन सीढ़ियों को एक एक करके समझते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से सामने रखा। ये वाकई एक सफर जैसा है। संपत्ति से जुड़े अपराध सिर्फ चीजें चुराने के बारे में नहीं होते। सही। कानून ये देखता है कि अपराध किस इरादे से और किस तरीके से किया गया। क्या अपराधी ने चुपके से काम किया, क्या उसने डराया धमकाया, या फिर उसने भरोसा तोड़ा। बिल्कुल यही बारीकियां एक अपराध को दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती हैं। तो इस सफर की पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं, जो सबसे आम है, चोरी। हाँ बिल्कुल। हम सबने ये शब्द सुना है, रोज सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। किसी के बैग से फोन निकाल लेना, ये एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन कानून इसे कैसे देखता है? बिल्कुल, कानून की नजर में चोरी के लिए 5 चीजों का होना, मतलब 5 बातें जरूरी हैं। पहला, इरादा बेईमानी का होना चाहिए, नीयत साफ ना हो। जी। दूसरा, वो चीज चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। आप किसी का मकान नहीं चुरा सकते, जाहिर है। तीसरा, वो चीज किसी के कब्जे में हो। चौथा, उसे मालिक की सहमति के बिना लिया गया हो। और पांचवा, एक मिनट, ये सहमति के बिना, ये तो सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और पांचवा, उसे अपनी जगह से हटाया गया हो। ये पांचवा पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। मतलब अगर मैंने अपने दोस्त के डेस्क से उसका पेन उठाकर सिर्फ अपनी जेब में डालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था और उसने देख लिया, तो लीगली मैं चोर कहलाऊंगा। मुझे तो लगा था कि चोरी तब पूरी होती है जब मैं वो चीज लेकर वहां से निकल जाऊं। आपका कंफ्यूजन बहुत आम है, लेकिन कानून के हिसाब से जैसे ही आपने उस पेन को बेईमानी के इरादे से उसकी जगह से जरा सा भी हिलाया, चोरी का अपराध पूरा हो गया। सच में? बस हिलाने भर से? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून की नजर में चोरी का मतलब चीज का हमेशा के लिए गायब हो जाना नहीं है। अच्छा। अगर आपने किसी की किताब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए छिपाई और बाद में लौटाने का इरादा भी था, तो भी उस बेईमानी के इरादे के चलते ये चोरी मानी जाएगी। नियत चीज की कीमत से ज्यादा जरूरी है। वाह, तो मतलब इरादा ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो फिर 3 साल तक की कैद या जुर्माना। अच्छा, ठीक है, तो चोरी में आप चुपके से किसी की चीज ले लेते हैं, यानी सहमति का सवाल ही नहीं उठता। जी। लेकिन क्या हो अगर अपराधी सहमति ले, पर वह सहमति बंदूक दिखाकर या धमकी देकर ली जाए? यहीं पर हम चोरी से एक कदम आगे बढ़कर वसूली की दुनिया में आते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। जबरदस्ती वसूली या एक्सटॉर्शन चोरी से इसी बात में अलग है। यहाँ सहमति तो है, पर वो आजाद सहमति नहीं है। डरा कर ली गई सहमति। हाँ, वो डर से पैदा हुई सहमति है। चोरी अंधेरे में होती है, वसूली आंखों में आंखें डालकर डरा कर की जाती है। जैसे किसी को यह धमकी देना कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी कोई निजी तस्वीर या जानकारी इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। यहाँ व्यक्ति पैसे दे तो रहा है, लेकिन उस बदनामी के डर से। एकदम परफेक्ट उदाहरण। कानून कहता है कि जब आप जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के डर में डालते हैं, और वो चोट शारीरिक, मानसिक या इज्जत पर भी हो सकती है, किसी भी तरह की चोट। हाँ, किसी भी तरह की, और उस डर का इस्तेमाल करके बेईमानी से उसे कोई संपत्ति देने पर मजबूर करते हैं, तो ये जबरदस्ती वसूली है। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे एक कंफ्यूजन है। अगर कोई नेता धमकी दे कि हमें वोट दो, नहीं तो तुम्हारे इलाके में विकास का काम नहीं होगा, और लोग डर कर वोट दे दें, तो क्या ये भी कानूनी तौर पर वसूली मानी जाएगी? अरे, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये दिखाता है कि कानून को असल दुनिया में कितनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो इसमें वसूली के तत्व मौजूद हैं। एक डर दिखाया जा रहा है और कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन व्यवहार में इसे साबित करना बेहद मुश्किल होता है। अच्छा। फिर भी कानून का मूल सिद्धांत वही रहता है। डर के बदले हासिल की गई कोई भी चीज वसूली के दायरे में आ सकती है। इसकी सजा भी लगभग चोरी जितनी ही है, 3 साल तक की कैद या जुर्माना। अच्छा, तो चोरी में सहमति नहीं है और वसूली में डराकर ली गई सहमति है। अब कहानी और आगे बढ़ती है। जी, अक्सर लोग चोरी और लूट, मतलब रॉबरी,
को एक ही समझ लेते हैं। तो फिर एक चोरी लूट जैसी गंभीर चीज कब बन जाती है? जब चोरी या वसूली में हिंसा या उसका फौरन खतरा जुड़ जाता है। हिंसा? हाँ, कानून की भाषा में लूट को चोरी या वसूली का ही एग्रेवेटेड फॉर्म यानी ज्यादा गंभीर रूप माना जाता है। चोरी लूट तब बनती है जब चोर चोरी करते समय या चोरी का माल ले जाते समय किसी को मारने, चोट पहुंचाने या रोकने के लिए बल का प्रयोग करता है, या फिर उसका डर दिखाता है। हाँ, या इन सब का तत्काल डर दिखाता है। तो मतलब अगर कोई मेरी जेब काट रहा है और मैं उसे पकड़ लूं और वो बचने के लिए चाकू निकाल के मुझे डराए, तो वो सिर्फ जेब कतरा नहीं रहा, वो लुटेरा बन गया। वो लुटेरा बन गया। बिल्कुल। उस एक पल में अपराध की गंभीरता बढ़ गई। इसी तरह वसूली भी लूट बन सकती है। वो कैसे? अगर कोई फोन पे धमकी देकर कल पैसे मांगता है तो वो वसूली है। लेकिन अगर कोई सामने खड़े होकर बंदूक दिखाकर अभी इसी वक्त पैसे मांगता है तो वो लूट है। अच्छा, तो इसका मतलब वसूली और लूट में सबसे बड़ा फर्क टाइमिंग का है कि धमकी भविष्य की है या अभी इसी पल की। आपने बिल्कुल केंद्र को पकड़ लिया। तत्काल या इमीडिएसी का तत्व ही लूट को वसूली से अलग करता है। इसी वजह से लूट एक कहीं ज्यादा गंभीर अपराध है। इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर यही लूट रात में किसी हाईवे पर हो तो सजा 14 साल तक भी जा सकती है। और इसके बाद आती है डकैती। ये तो फिल्मों की वजह से बहुत बदनाम शब्द है। हाँ, है तो। ये लूट से कैसे अलग है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो डकैती असल में सिर्फ लोगों की संख्या का खेल है। संख्या का? जी। जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं तो कानून उसे एक व्यक्ति की लूट नहीं बल्कि एक गैंग का हमला मानता है और उसे डकैती का नाम देता है। तो डकैती एक तरह की सामूहिक लूट है। तो 4 लोग हैं तो लूट, 5वां आते डकैती, सीधा सा हिसाब है। हाँ, एक तरह से यही हिसाब है। इसकी सजा तो यकीनन और भी कड़ी होगी। निश्चित रूप से। इसे समाज के खिलाफ एक बड़ा खतरा माना जाता है। डकैती के लिए सजा सीधे आजीवन कारावास तक या कम से कम 10 साल की कठोर सजा और जुर्माना है। चलिए, अब 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग आइडिया पर आते हैं। बताइए। एक है जब आपको कोई चीज सड़क पर मिलती है और आप उसे रख लेते हैं, और दूसरा है जब कोई दोस्त भरोसे से आपको अपनी कोई चीज देता है और आप उसे हड़प लेते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर कानून इन्हें बिल्कुल अलग नजर से देखता है ना? हाँ, और इनके बीच का फर्क भरोसे पे टिका है। भरोसे पर? जी। पहले मामले में जहां आपको सड़क पर बटुआ मिला और आपने मालिक को ढूंढने की कोशिश किए बिना पैसे इस्तेमाल कर लिए, उसे कानून आपराधिक दुर्विनियोग यानी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहता है। मतलब वो जो स्कूल में चलता था, फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स। हाँ। वो असल दुनिया में एक क्राइम है। बिल्कुल। कानून कहता है कि अगर आपको कोई चीज मिलती है तो आपकी पहली जिम्मेदारी उसके असली मालिक को ढूंढने की उचित कोशिश करना है, उसे अपना समझ लेना नहीं। बेईमानी से उसे अपने इस्तेमाल में लाना ही ये अपराध है। इसकी सजा 2 साल तक हो सकती है। तो फिर दूसरा मामला जहां दोस्त ने भरोसे पर कुछ दिया था, वो इससे अलग कैसे हुआ? यहाँ कानून की सबसे महत्वपूर्ण लकीर आती है, जिसे कहते हैं इंट्रस्टमेंट यानी सौंपना। सौंपना? हाँ। जब कोई संपत्ति आपको एक विश्वास के साथ सौंपी जाती है और आप उस विश्वास को तोड़कर बेईमानी से उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये विश्वास का आपराधिक हनन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। जैसे किसी कंपनी का कैशियर जिसे पैसे संभालने का काम भरोसे के साथ सौंपा गया, जी, वो उन पैसों से अपनी निजी कार खरीद ले। बिल्कुल सही। अक्सर ये मामले बहुत पर्सनल होते हैं। सोचिए, किसी ने अपनी पुश्तैनी घड़ी अपने दोस्त को दी कि वो उसे ठीक करवा दे और दोस्त ने उसे बेच दिया। यहाँ सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, भरोसे का कत्ल है। इसीलिए कानून इसे सिर्फ एक मिली हुई चीज हड़पने से ज्यादा गंभीर मानता है। तो दुर्विनियोग में संपत्ति इत्तेफाक से मिलती है, हाँ, जबकि विश्वास के हनन में संपत्ति भरोसे पर दी जाती है। बिल्कुल। और भरोसे को तोड़ने की सजा भी ज्यादा है, 3 साल तक। ठीक है, ये फर्क अब साफ हुआ। अब बात करते हैं धोखाधड़ी यानी चीटिंग की। जी। हम अक्सर कहते हैं मेरे साथ चीटिंग हुई है। कानून इसे कैसे देखता है? जैसे कोई नकली सोने को असली बताकर बेच दे। ये धोखाधड़ी का एक क्लासिक उदाहरण है। धोखाधड़ी का मूल तत्व है धोखा। धोखा। जब कोई व्यक्ति चालाकी से आपको किसी झूठ पर यकीन दिलाता है और उस यकीन के आधार पर बेईमानी से आपसे कोई संपत्ति ले लेता है या आपको कोई ऐसा काम करने पर मजबूर कर देता है जिससे आपको नुकसान हो,
तो वो धोखाधड़ी है। आपके उदाहरण में नकली सोने को असली बताकर धोखा दिया गया और बेईमानी से पैसे लिए गए। और मैंने सुना है कि इसमें 450 वाला मामला बहुत मशहूर है। इसका क्या मतलब है? हाँ, आम भाषा में हम किसी भी धोखेबाज को 420 कह देते हैं। कानून में धोखाधड़ी के अलग अलग स्तर हैं। मामूली धोखाधड़ी के लिए सजा 1 साल तक है, लेकिन जब धोखाधड़ी कितनी गंभीर हो कि उसके चलते कोई व्यक्ति अपनी कीमती संपत्ति किसी को सौंप दे, अच्छा, तो धारा 420 लागू होती है और इसमें सजा सीधे 7 साल तक और जुर्माना भी है। और हमारा आखिरी टॉपिक है रिश्ती। सुनने में तो किसी ऋषि मुनि का नाम लगता है, पर इसका मतलब क्या है? हाँ, नाम थोड़ा पुराना है। रिश्ती का सीधा सा मतलब है जानबूझकर तोड़फोड़ करना। तोड़फोड़? जी, कानून की भाषा में इसे मिसचीफ कहते हैं। इसमें अपराधी का मकसद कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे कोई गुस्से में आकर किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दे या किसी की फसल में आग लगा दे। तो यहाँ इरादा सिर्फ नुकसान पहुंचाने का है? हाँ, कुछ पाना नहीं। इसकी सजा क्या होती है? मामूली मामलों में 3 महीने तक की सजा हो सकती है, लेकिन अगर नुकसान बड़ा हो, जैसे आग लगाकर किसी का घर जला देना, तो कानून में बहुत गंभीर सजाओं का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक भी जा सकती हैं। तो हमने अपराध की इन अलग अलग सीढ़ियों को समझा। अगर हमें इन्हें आसानी से याद रखना हो तो हर अपराध की एक खास पहचान क्या होगी? बिल्कुल, अगर हम हर अपराध की आत्मा को पकड़ें तो अंतर साफ हो जाता है। चोरी की पहचान है सहमति के बिना। ठीक है। वसूली में डर दिखाकर ली गई सहमति। लूट है चोरी या वसूली जिसमें हिंसा या उसका तत्काल डर जुड़ गया हो। और डकैती? जब लूट 5 या ज्यादा लोग मिलकर करें। ठीक है। और वो दोनों कंफ्यूजिंग वाले? आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति सौंपी नहीं गई, मिली हुई चीज का गलत इस्तेमाल है। और विश्वास का हनन? उसमें संपत्ति विश्वास पर सौंपी गई थी और उस भरोसे को तोड़ा गया। और धोखाधड़ी? उसका मुख्य हथियार धोखा है। और आखिर में रिश्ती? उसका मकसद सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। ये एक बेहतरीन सारांश है। तो आज हमने समझा कि कानून की नजर में संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराध कितने अलग अलग स्तरों पर देखे जाते हैं। बिल्कुल। चोरी में सहमति नहीं है, वसूली में डरी हुई सहमति है और लूट में हिंसा है। और दुर्विनियोग और विश्वासघात के बीच का सारा फर्क इस बात पर है कि संपत्ति आपको इत्तेफाक से मिली या भरोसे से सौंपी गई थी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि कानून इन शब्दों को कितनी सटीकता से इस्तेमाल करता है। हर शब्द का एक खास मतलब है जो एक स्थिति को दूसरी से पूरी तरह अलग कर देता है। सही बात है। मैं यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने इन सभी अपराधों को अलग अलग डिब्बों में रखकर समझा, लेकिन असल दुनिया में एक ही घटना में इनमें से कई अपराधों के तत्व शामिल हो सकते हैं। ये भी है। जरा सोचिए, कानून उन जटिल परिस्थितियों से कैसे निपटता है जहां धोखाधड़ी से पहले किसी का विश्वास जीता जाए और फिर विश्वास का हनन करते हुए उसकी संपत्ति की चोरी कर ली जाए। ये दिखाता है कि कानून को असल जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए कितना सूक्ष्म और विस्तृत होना पड़ता है।